Hello everyone, welcome to all of you in English Knowledge Stream चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रांसलेशन के क्लास में आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम ट्रांसलेशन की क्लास में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम पहचान जान लें। पहचान इसकी होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में गा घी गे, गा घी और गे आदि शब्द आदि आता है। तो हिंदी वाक्य के अंत में गा घी गे जो शब्द आएगा उसमें गा घी गे खाएगा, जाएगा, रहेगा, खेलेगा आदि शब्द आता है। तो हम अफर्मेटिव की चर्चा कर लें। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो उसका स्ट्रक्चर होगा यानी जो रूल होगा उसमें पहला रूल जो होगा यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में हम लगाएंगे सैल। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट पार्ट, क्रिया का पहला रूप, फिर उसके बाद कर्म लिखेंगे, उसके बाद अन्य शब्द जो आएगा रहेगा। तो आई बी के साथ सैल, क्रिया का फर्स्ट पार्ट और कर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स जो आएंगे उसके आगे लिख देंगे। जैसे उदाहरण लीजिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो इसका होगा आई, उसके बाद इसके साथ सैल लगेगा, आई सैल, फिर क्रिया का फर्स्ट पार्ट जाना, गो, टू, दिल्ली, टुमारो। ध्यान दीजिएगा, कल आने वाला कल जो होता है वो टुमारो होता है और बीते कल को यस्टरडे कहते हैं। तो जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो उसमें आप इस बात को माइंड करिएगा कि कल माने आने वाला कल यानी टुमारो। उसी तरह से हम लोग अगले वर्ष आगरा जाएंगे। हम लोग अगले वर्ष आगरा जाएंगे। तो इसका हो जाएगा हम लोग, वी सैल, यहां फिर सैल आया वी के साथ, वी सैल गो टू आगरा
अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर। अब बात आती है कि अगर वाक्य में प्रॉमिस हो, कर्तव्य बाध्यता हो, अनिवार्यता हो, अगर ये चीजें रहेंगी तो ये रूल जो होगा आपका अप्लाई नहीं होगा, बल्कि विल के स्थान पर शैल और शैल के स्थान पर विल आएगा। इसकी चर्चा हम अगले सेंटेंस में करेंगे। अब दूसरा जो रूल इसका है, देख लीजिए कि आई वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ता, अन्य सभी कर्ता आई यानी फर्स्ट पर्सन को छोड़कर, आई वी को छोड़कर उसके साथ हम विल लगाएंगे और पूरा वही नियम रहेगा, क्रिया का फर्स्ट पार्ट और कर्म लिखेंगे, फिर अन्य लिखेंगे। तो अन्य सभी कर्ता आई वी को छोड़ करके अन्य सभी कर्ता के साथ हम विल लगाएंगे और क्रिया का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, फिर कर्म और अन्य शब्द को लिखेंगे। जैसे वह आज शाम को बाजार जाएगा, बाजार जाएगा। तो ही, अब यहां ही है, उसके बाद अब यहां जो है इसके साथ में आपको विल लगेगा। ही विल go to market today at evening। तो वह आज शाम को बाजार जाएगा, he will go to market today at evening, या he will go to मार्केट एट इवनिंग टुडे। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो सीक्वेंस है वो सही होना चाहिए, और जो अदर वर्ड्स हैं उनको उलट पलट कर लिख देंगे तो भी वो सही माना जाएगा। तो आप इसको इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको तेज करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। तो मीनिंग से कहने का तात्पर्य है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को छोड़ करके सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन आएगा उसके साथ हम हमेशा विल का प्रयोग करेंगे, शैल का नहीं। तो हम आपको बताते हैं कि जैसे तुम कल मैच खेलोगे। अब यहां पर तुम ये सेकंड पर्सन है, यानी फर्स्ट पर्सन नहीं होना चाहिए, आई वी नहीं होना चाहिए, और बाकी जो सभी सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा यू विल प्ले मैच टुमारो। टुमारो, TOMORROW। अब यहां ध्यान दीजिए, हम जो सेंटेंस लिख रहे हैं इसमें खाली केवल सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। इसको तुम कल मैच खेलोगे, तो यू विल प्ले मैच टुमारो।
टुमारो की स्पेलिंग सही कर दें, TOMORROW। तो यू विल प्ले मैच टुमारो, यहां पर देखिए ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे, आई और वी के साथ व्यवसाय का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। माला परसों मुंबई से आएगी। यहां पर ध्यान दीजिए, माला ये नाम है, प्रॉपर नाउन है। माला ये थर्ड पर्सन होता है, जैसा कि आप जानते हैं नाम। माला विल कम फ्रॉम, जाने के लिए टू, आप जानते हैं जाने के लिए टू और आने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। माला विल कम फ्रॉम मुंबई परसों, परसों को अंग्रेजी में कहते हैं द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। माला विल कम फ्रॉम मुंबई द डे आफ्टर टुमारो, माला कल परसों मुंबई से आएगी। अब एक बात और ध्यान दीजिए, यहां पर जो अगला रूल है, अगर प्रॉमिस की बात हो, थ्रेट की बात हो और ड्यूटी बाउंड की बात हो, अनिवार्यता हो, जैसे प्रतिज्ञा कोई हो, अनिवार्यता हो, अनिवार्यता, कर्तव्य बाध्यता, अगर ये सारी धमकी, ये सारी बातें हों, तो वहां पर हम ये विल के स्थान पर शैल का प्रयोग करते हैं और शैल के स्थान पर विल का प्रयोग करते हैं। उस विल और शैल के माध्यम से ही इसका जो है बोध हो जाएगा अगर आप करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं कल मंदिर अवश्य जाऊंगा। तो अब यहां पर देखिए, आई के साथ लगता है शैल, आप जानते हैं, लेकिन यहां अनिवार्यता अवश्य है, नेसेसरी है जाना। तो यहां पर ये आई विल गो टू टेम्पल टुमारो। तो यहां पर देखिए, आई विल गो टू टेम्पल टुमारो, यहां पर जो विल है वो ये बोध कर रहा है, अनिवार्यता बता रहा है कि अवश्य जाएंगे टेम्पल, मंदिर को, इसलिए यहां आई के साथ शैल न लग करके आई के साथ विल का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से वह आज मुझे अवश्य पढ़ाएंगी, अवश्य पढ़ाएंगी। तो यहां पर भी देखिए, वह आज मुझे अवश्य पढ़ाएंगी, तो सी, अब यहां लगना तो चाहिए विल, लेकिन नहीं, अवश्य के लिए हो जाएगा सी शैल टीच मी टुडे।
अवश्य पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर विल सेल का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है। विल सेल का प्रयोग जब करेंगे हम तो फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करेंगे। बट जो स्थिति है अगर ये कोई प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, प्रतिज्ञा अनिवार्यता हो तो उसमें हम उस सहायक क्रिया विल सेल को बदल देते हैं, यानी जहां विल का प्रयोग होना है वहां सेल कर देते हैं और जहां सेल का प्रयोग होता है वहां विल कर देते हैं। और एक कंफ्यूजन हम आपको लिखते समय आती है जो हम बता दे रहे हैं कि अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो कि हम विल लिखें या सेल, अगर आपको यह परेशानी हो तो आप हमेशा लिखेंगे जैसे आई, इसके बाद आप कामा लगाएंगे और डबल एल लिख देंगे। अगर ही है, ही के साथ भी कामा लगाएंगे और डबल एल लिख देंगे। यानी इसका मतलब हुआ कि ही विल, अगर विल का प्रयोग होना है तो विल मान लिया जाएगा और सेल का प्रयोग होना है तो वो सेल मान लिया जाएगा। आपको कोई स्पष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो रीडर है, जो पढ़ने वाले हैं, वो समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आई के साथ विल का भी प्रयोग ये संकेत करेगा और सेल का भी। तो ऐसी स्थिति में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कहीं आप लिख रहे हैं तो आप इसका प्रयोग कर दें, क्योंकि अगर कोई कंफ्यूजन की बात है तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ये ट्रिक है कुल मिलाकर के, तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। और आप अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बने रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ। और आपको निश्चित रूप से बहुत ही बारीक जानकारियां मिलेंगी और देखते रहिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।